नृत्य एक मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है। यह एक सार्वभौम कला है। नृत्य की कला तो कई जमाने से चली आ रही है और जो कि आज भी लोग जिसे पसंद करते हैं, फिर चाहे उसे जो नाम दे दे। नृत्य से शारीरिक, रचनात्मक, कल्पनाशील, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है। इसके लिए सामाजिक कौशल की भी आवश्यकता होती है। नृत्य का सीधा संबंध हमारी स्त्रैण शक्ति या स्त्री प्रकृति की शक्ति से होता है। स्त्रैण शक्ति इंसान के अंदर बसी कलात्मक और रचनात्मक शक्ति है। पुरुष शक्ति से अलग ये शक्ति हमें हमारी भावनाओं को शांत कर बहाव के साथ बहने की प्रेरणा देती है। नृत्य करते वक्त हमारा शरीर और मन एक साथ एक लय में होता है, जिसका जन्म मानव जीवन के साथ हुआ है। उसके पश्चात जब दुष्ट राक्षसों को अमरत्व प्राप्त होने का संकट उत्पन्न हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अपने लास्य नृत्य के द्वारा ही तीनों लोकों को राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। इसी प्रकार भगवान शंकर ने जब कुटिल बुद्धि दैत्य भस्मासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह जिसके ऊपर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाए, तब उस दुष्ट राक्षस ने स्वयं भगवान को ही भस्म करने के लिए कटिबद्ध हो उनका पीछा किया। एक बार फिर तीनों लोग संकट में पड़ गए थे। तब फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अपने मोहक सौंदर्यपूर्ण नृत्य से उसे अपनी ओर आकृष्ट कर उसका वध किया। वहीं एक और फातिमा बाई के पैरों से ज्यादा तो उनके घुंघरू की थिरकन की आवाज आती थी। जब फातिमा बाई नृत्य करती तो जैसे उनके घुंघरू की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगती थी। नृत्य में फातिमा बाई का कोई जवाब नहीं। दूर दूर से लोग उनके नृत्य देखने के लिए आते थे और कुछ लोग तो अपने घर शादी जैसे कार्यक्रम या कुछ अन्य कार्यक्रम के लिए भी फातिमा बाई को नृत्य के लिए आमंत्रण भेजकर बुलाते थे। वाह, क्या नृत्य, क्या अदा और क्या सुंदरता फातिमा बाई की। इसलिए लोग उनके नृत्य से ज्यादा तो कुछ लोग उन्हें ही देखने के लिए आते थे। कहा जाता है कि वह अपने जमाने की सबसे बड़ी नर्तकी थी। उनके घुंघरू की आवाज जब कान में गूंजती थी तो लोग बस देखते ही रह जाते थे। गजब की नर्तकी थी उनकी। किसी भी शादी या कार्यक्रम में इतनी आसानी से फातिमा बाई जाती नहीं थी। लोग 1 महीने पहले से अपॉइंटमेंट उनसे मिलने का लिया करते थे। वह कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। हर जगह सिर्फ इनके ही चर्चे हुआ करते थे। हर गली, शहर, गलियों में सिर्फ फातिमा बाई के नृत्य के ही चर्चे हुआ करते थे। छोटे या बड़े कैसे भी लोग क्यों ना हो, उनके नृत्य देखने से कोई नहीं चूकता था। लेकिन फातिमा बाई के घुंघरू की थिरकन सुनकर एक अजीब सा आनंद की अनुभूति होती थी। लोग उनके नृत्य से ज्यादा उनके घुंघरू की थिरकन देखते थे। जब वह नृत्य करना प्रारंभ करती थी तो उनके घुंघरू की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगती थी। जब भी कोई उनसे नृत्य सीखना चाहता था तो वह साफ इनकार कर देती थी। वह कहती थी कि फातिमा बाई अपनी कला को बेचती नहीं है और उनके जैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता। लोग इसे कभी कभी उनका घमंड भी कह देते थे, लेकिन वह कहती थी कि कहने वाले जो भी कहे, इससे घमंड कहे या मेरी कला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेरा पेशा है, इसलिए मैं ये नृत्य करते रहूंगी। जहाँ तक कि वह अपना नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए कई बार विदेश भी गई। विदेश से भी बड़ी तादाद में लोग उनका अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें विदेश बुलाते थे। इसके साथ ही उनके आने जाने के खर्चे से लेकर उनके रहने और नृत्य का सारा अच्छी खासी रकम उन्हें मिलती थी। कई बार तो कुछ बड़े लोगों ने उन्हें ऑफर भी दिया कि वह सिर्फ और सिर्फ उनके लिए नृत्य का काम करें। इसके लिए उन्हें अच्छी खासी मोटी रकम दी जाएगी। लेकिन फातिमा बाई ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नृत्य कोई बेचने की कला नहीं है मेरे लिए, ये सिर्फ मैं अपने लिए करती हूँ। ऐसा नहीं कि फातिमा बाई को पैसों का कोई लोभ लालच है। फातिमा बाई नृत्य करके जो पैसा कमाती थी उन्हें अनाथ बच्चों में और ज़रूरतमंद लोगों को दान कर देती थी। उनके लिए सप्ताह में कम से कम 1 से 2 बार खाना उन गरीब बच्चों को और अनाथ आश्रम में वह खाना खिलाती थी। जिनको कभी पैसे की ज़रूरत होती थी तो फातिमा बाई के पास से वे कभी खाली हाथ नहीं लौटे। फातिमा बाई जिस शहर में और जहां नृत्य करती, वहां के लोग फातिमा को किसी देवी या भगवान से कम नहीं मानते थे, क्योंकि फातिमा बाई ने उनको पैसों से लेकर हर ज़रूरत और उनके लिए घर कपड़े सब दिलवाएं। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाए। फातिमा बाई चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें और बहुत से लोगों ने तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजा, जहां उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा फातिमा बाई ने उठाया और आज उनमें से सब अच्छे अच्छे पदों पर, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर तो कुछ अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जब भी वह छुट्टियों में आते हैं तो फातिमा बाई का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। फातिमा बाई से मिलने जरूर जाते थे। ये सब देखकर फातिमा बाई बहुत खुश होती, आज इन बच्चों की लाइफ इतनी अच्छी है। उनके माता पिता भी फातिमा बाई का धन्यवाद करते नहीं थकते। फातिमा बाई ने खुद ने भी कभी नहीं सोचा था कि महज घर की 4 दीवारी के अंदर डांस करते करते वे एक दिन इतनी बड़ी नर्तकी बन जाएगी कि जिसे लोगों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 महीने पहले से इंतजार करना पड़ेगा। और आज विदेश में भी उन्होंने अपने नृत्य का अच्छा खासा रुतबा बना रखा था। लेकिन वही कुछ लोगों को फातिमा बाई के नृत्य करना अच्छा नहीं लगता था। उनको फातिमा बाई की प्रसिद्धि अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वे फातिमा बाई के बारे में भला बुरा कहते थे।
कई बार तो लोग उन्हें नाचने वाली शब्द कहकर भी संबोधित कर देते थे। लेकिन फातिमा बाई ने कभी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया। वह सबकी बातों को अनसुना करते बस अपने नृत्य पर ध्यान देती थी। आज सुबह सुबह हर न्यूज़पेपर के पन्ने पर स्मगलिंग के गिरोह का पर्दाफाश के बारे में ही आया है। कैसे एक महिला अफसर ने उन्हें पकड़ा। इसमें कुछ लोग अपने देश के तो कुछ लोग विदेशी भी थे। और यह भी पता चला है कि यह बहुत सालों से ड्रग स्मगलिंग का काम कर रहे थे, लेकिन कुछ बड़े नेता और पुलिस अफसर भी इनका साथ दे रहे थे, इसलिए इन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। आज एक महिला अफसर ने इन्हें दबोच लिया, वह भी सबूत के साथ। आज हर घर, दुकान या मॉल कहीं पर भी देख लो, बस उनकी ही बातें चल रही हैं। किस तरह एक महिला अफसर ने इनका पर्दाफाश किया। इस गिरोह का पता लगाना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी आज ये गिरोह पुलिस के गिरफ्त में है, कहते हुए अभिमन्यु ने अपने बेटे राहुल की ओर देखकर कहा। ये सुनकर राहुल मुस्कुराए जा रहा था। तभी अभिमन्यु जी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। नहीं पापा, बस ऐसे ही मुस्कुरा रहा हूँ, कहते हुए राहुल वहां से उठकर अपने पापा से कहने लगा, पापा मैं फातिमा बाई से मिलकर आता हूँ। काफ़ी दिन हो गया, मैं उनसे मिला नहीं हूँ। तब उनके पापा कहते कि हाँ, फातिमा बाई से मिलकर आओ और उन्हें कहना कि हमने भी उनको याद किया है। जी पापा, कहते हुए राहुल वहां से चला गया। आओ राहुल, इतने दिन बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, कैसे हो और कैसी चल रही है तुम्हारी जॉब, कहते हुए फातिमा बाई राहुल की ओर देखने लगी। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो डॉक्टर निहारिका मैम उर्फ फातिमा बाई। अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया, कहते हुए फातिमा बाई जोर जोर से हंसने लगी। तभी राहुल कहता है कि जब आज हर घर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन में सिर्फ और सिर्फ आपके ही चर्चे हो रहे हैं, तो ये बात फिर मुझसे कैसे छिप जाती, और बस मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। राहुल, लेकिन इसमें मेरे अकेली का हाथ नहीं है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं इन ड्रग्स माफिया का पता कैसे लगा पाती। तुम बेशक बैंक में काम करने वाले एक मामूली क्लर्क हो लोगों की नज़रों में, लेकिन मुझे पता है कि कैसे एक जासूस बनकर मैंने तुम्हें विदेश भेजा था, ताकि तुम वहां रहकर ड्रग के स्मगलरों का पता लगाकर हर गुप्त जानकारी मुझे समय पर देते रहो। आज भी तुम सबकी नज़र में वही मामूली क्लर्क हो। तुम अपने माता पिता की नज़र में भी वही क्लर्क की नौकरी कर रहे हो। इससे बड़ी बात एक जासूस के लिए और क्या हो सकती है राहुल। मैम, मुझे गर्व है कि मैं आपका साथ दे रहा हूँ एक जासूस बनकर। मैम, आपके बिना इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था। मैंने तो वहाँ विदेश में रहकर ही पता लगाया, लेकिन आप एक ब्लू टॉर्च की खोज पर काम कर रहे हो। उसके साथ ही साथ नृत्य को अपना पेशा बनाकर इसके साथ ही साथ इन सब बातों का पता लगाया। इस बात पर तो गर्व होना ही चाहिए। इस बात को डॉक्टर तोशित से अच्छा और कौन जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने आपके नृत्य को सराहा तो कुछ ने आपको भला बुरा भी कहा। कितना कुछ सामना करना पड़ा आपको, आपने क्या क्या नहीं सहा। नहीं राहुल, ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए तो मैं कुछ भी सहन कर लूँ, लेकिन इन ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश करना जरूरी था, क्योंकि नवयुवकों को बिगाड़ने में इनका बहुत हाथ था। एक हर घर के बच्चे को ड्रग्स देकर बर्बाद कर रहे थे। फिर मैंने सोचा काम के साथ नृत्य करना मेरा शौक था, इसी को अपना शौक बनाकर इन ड्रग्स माफिया का पता लगाया जा सकता है। ये बात सिर्फ डॉक्टर तोशित और तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं है। आज भी मैं लोगों की नज़रों में सिर्फ फातिमा बाई बनकर ही जासूसी दुनिया में जी रही हूँ। आज जब न्यूज़पेपर और घर घर मेरी चर्चा चल रही है, तो इसमें फिर भी मैंने अपने नाम और पहचान छुपाने के लिए डॉक्टर तोशित से कहा था, और उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई भी जानकारी कभी किसी के सामने नहीं आएगी। और देखो, वैसा ही हुआ जैसे राहुल मैंने तुम्हारी जानकारी को छिपा कर रखा हुआ है, ऐसे ही डॉक्टर तोशित ने मेरी जानकारी को सबसे छुपा कर रखा है। मैम, आपने उनका पर्दाफाश कैसे किया, कहते हुए राहुल डॉक्टर निहारिका की ओर देखने लगा। तभी डॉक्टर निहारिका ने बताया कि जैसे कि मुझे नृत्य के लिए इनविटेशन भेजा जाता था, तो मुझे पता होता था कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं। बस फिर क्या था, नृत्य के शुरू होने से पहले ही मैं उनके रूम में कैमरे फिट कर देती थी। मुश्किल तो होता था, पर काम को अंजाम देना भी जरूरी था। इसके लिए मैं पूरी तैयारी से जाती थी और यह काम बहुत बारीकी से करती थी। मेरे घुंघरू जिसकी थिरकन लोगों को बहुत पसंद है, मैं उनमें भी कैमरे फिट कर देती थी, ताकि जब मैं नृत्य करने की बात उन लोगों से बातें करूं तो कुछ कुछ जानकारियां हासिल कर उनके नाम मुझे पता चले। एक एक करते कड़ी जोड़ते चली गई। पता चला कि यह भारत से लेकर विदेश तक ड्रग स्मगलिंग का काम करते हैं। फिर कुछ जानकारियां तुमने भी मुझे दे दी, तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा इन ड्रग माफिया का पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन इस काम के लिए मुझे कई सालों की मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि इनके खिलाफ मुझे पक्के सबूत चाहिए थे, और सबूत के साथ ही मुझे इन्हें गिरफ्तार करना था, जो कि मैंने कल कर दिया। राहुल, इसके लिए मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करती हूँ। तभी राहुल ने कहा कि यह मेरा फर्ज है मैम, आपने तो मुझे पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेजा था, और आज आपकी वजह से मैं पढ़ लिख कर एक बैंक में नौकरी कर तो रहा हूँ, और आज एक जासूस बनकर देश की रक्षा भी कर रहा हूँ।
कहते हुए राहुल ने डॉक्टर निहारिका को कहा कि मैम मैं चलता हूँ, कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। इधर डॉक्टर निहारिका भी बहुत खुश थी कि जिन्होंने इतने बड़े ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, लेकिन वे आज भी दुनिया से अनजान बनकर फातिमा ताई के रूप में नृत्य की कला बिखेर रही है। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।